गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे अपना ध्यान रख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, स्वस्थ हो। और आज का लेक्चर मेरे साथ तुम लोग कंटिन्यू करने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। हमने जो चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनामिक्स, कल हम कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, लेकिन आज हम थ्योरी का और कुछ पार्ट हम आलोचना करेंगे। चलो चलो शुरू करते। आज हम करेंगे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, यानी पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम, इसको और भी हम इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं। इसको हम इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों हमको पीवी डायग्राम आलोचना करना होगा, क्यों हमको पीवी डायग्राम पढ़ना होगा? क्योंकि बाकी का जो एनालिसिस हम थर्मोडायनामिक्स पे करेंगे, बाकी का जो एनालिसिस है, थर्मोडायनामिक्स तो हमारा कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन बाकी जो एनालिसिस हम करेंगे सब हम इस पीवी डायग्राम की मदद से ही करेंगे। ठीक है, इस पीवी डायग्राम को हेल्प में लेके हम करेंगे। क्वेश्चन भी, बहुत सारे क्वेश्चन भी एंट्रेंस वगैरह पे बहुत सारे क्वेश्चन भी पीवी डायग्राम के ऊपर ही आता है। कभी कभार बहुत सारे क्वेश्चन भी इस पीवी डायग्राम के ऊपर ही आता है। तो पीवी डायग्राम को देख के हमको समझना होगा कि वर्क डन कैसा हो रहा है, वर्क डन कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको वर्क डन का वैल्यू भी निकालना होता है। ठीक है, तो हमको पहले पीवी डायग्राम जानना पड़ेगा, उसके बाद हम वर्क डन कैसे निकालते हैं वो भी हम जानेंगे धीरे धीरे। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो पीवी डायग्राम मीन्स प्रेशर वर्सेस इंडिकेटर डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वी डायग्राम माने वॉल्यूम डायग्राम। इट मीन्स इट इज द डायग्राम वेरिएशन ऑफ, it is the graphical analysis of thermodynamical work done using pressure along y-axis, using the variation of pressure, along y-axis and volume along एक्स एक्सिस। ठीक है, वॉल्यूम को हम किस एक्सिस पे रखेंगे? एक्स एक्सिस पे रखेंगे। और प्रेशर को हम किस एक्सिस पे रखेंगे? वाई एक्सिस पे रखेंगे। ठीक है, वॉल्यूम को हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे और प्रेशर को हम वाई एक्सिस पे रखेंगे। यानी वाई एक्सिस पे हम कंसीडर करेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर और एक्स एक्सिस पे हम कंसीडर करेंगे वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम। तो ये जो ग्राफिकल एनालिसिस होगा, चाहे वो वर्क डन इंक्रीजिंग हो या फिर वर्क डन डिक्रीजिंग हो, ठीक है, तो ये अकॉर्डिंगली हमारा प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन ही कंसीडर करेगा अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, जनरल अगर कोई हम पीवी डायग्राम अगर हम देखें तो हम एक पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो हमारा एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस पे हम रखेंगे वॉल्यूम और वाई एक्सिस पे हम रखेंगे प्रेशर। ठीक है, वाई एक्सिस पे हम रखेंगे प्रेशर, एक्स एक्सिस पे हम रखेंगे वॉल्यूम। ठीक है, तो मान के चलते हमारा ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, ग्राफ जो है वो हमारा कुछ ऐसा है। ये एक पॉइंट है, ए से लेकर बी पॉइंट तक आ रहा है। ठीक है, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे, तो ये पॉइंट हो गया हमारा P1, ये पॉइंट हो गया हमारा B1। समझ में आया ना? ये पॉइंट हमारा P एक्सिस पे P1
ये पॉइंट हमारा वी एक्सिस पे V1, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा P1 V1। ठीक है, समझ में आया? अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा V1, ये पॉइंट हो गया हमारा V1 पॉइंट, वॉल्यूम का V1 पॉइंट, और ये पॉइंट हो गया हमारा प्रेशर का P1 पॉइंट। ठीक है, अच्छा। और अगर हम परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें, बी पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे, तो ये पॉइंट हो गया हमारा V2 और ये पॉइंट हो गया हमारा P2। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है। देखो, वॉल्यूम यहां से यहां तक बढ़ गया, लेकिन प्रेशर यहां से यहां तक घट गया। यानी ये जो कार्व है, ये P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V का ग्राफ है। ठीक है, ये जो ग्राफ जो हमने ड्रॉ किया है, ये P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V1, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का ग्राफ है। यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है। ठीक है, प्रेशर यहां से यहां तक हमारा घट रहा है, वॉल्यूम यहां से यहां तक हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो ग्राफ है हो गया हमारा ये। अगर हम एरिया का अगर एनालिसिस करें, ठीक है, एरिया का अगर हम एनालिसिस करें तो फर्स्ट एरिया हो गया हमारा ये, मैं शेडिंग करके देता हूं। ठीक है, फर्स्ट एरिया हो गया हमारा ये, और सेकंड एरिया हो गया हमारा ये। सेकंड एरिया हो गया हमारा ये, फर्स्ट एरिया हो गया हमारा ये, और सेकंड एरिया हो गया हमारा ये। यानी फर्स्ट एरिया अगर हम कंसीडर करें तो फर्स्ट एरिया हम कंसीडर कर सकते हैं P1 A B B2 दिस, और सेकंड एरिया हम कंसीडर करते हैं P2 B B2 B1 दिस। ये O दे देते हैं। ठीक है, फर्स्ट एरिया हो गया हमारा ये, और सेकेंड एरिया हो गया हमारा ये। तो टोटल एरिया क्या हो गया? टोटल एरिया हो गया दिस, एरिया अंडर द कर्व ए बी B2 B1। ठीक है, या फिर इस पॉइंट का अगर हम कुछ नाम दे दे, सपोज C पॉइंट नाम दे दे और D पॉइंट अगर नाम दे दे, C और D अगर हम नाम दे दे, ठीक है, C और D अगर नाम दे दे, तो टोटल वर्क डन क्या होगा? टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व ABCD। ठीक है, टोटल वर्क डन होगा, ये जो हमारा एरिया है, मैं फिर से दिखा के देता हूँ, ये जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व ABCD, यही हो जाएगा हमारा टोटल वर्क डन। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व ABCD, ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क डन। यानी टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व ABCD। ठीक है, मैं फिर से समझा के देता हूँ, पीवी डायग्राम का ये पार्ट मैं फिर से समझा के दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर कर लो। मान के चलते हैं हमारा डायग्राम कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो इधर से हमारा P, इधर से हमारा V। तो P एक्सिस पे हम A से लेकर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और A से लेकर V एक्सिस पे यानी X एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। नाम दे देते हम C दे देते या फिर D दे देते। ठीक है, और यहां से हम ये पॉइंट दे देते E। सिमिलरली B से लेकर इस पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सपोज F, और B से लेकर हम
बी एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सपोज सी, ठीक है। अच्छा, तो अगर इस पॉइंट पे हमारा प्रेशर कितना है, इस पॉइंट पे प्रेशर पकड़ लेते हैं हम P1, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है हमारा P2, इस पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है हमारा V1, इस पॉइंट पे हमारा वॉल्यूम कितना है V2। यानी ये अगर P1 हुआ, ये अगर V1 हुआ, तो इस A पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा P1, V1। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हम जानते हैं, सिंपल, क्लास 10 मैथमेटिक्स, क्लास 10 का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अगर हम कुछ ऐसा कुछ लाइन ड्रॉ करें, ऐसा कुछ लाइन ड्रॉ करें, तो अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया, अगर इतना डिस्टेंस हमारा 3 रहा और इतना डिस्टेंस हमारा 2 रहा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,3। समझ में आया ना? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,3 होगा, ठीक है। ठीक वैसे ही इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सिर्फ वैसे ही ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा P1, V1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा P2, V2, या फिर V2, P2, ठीक है। अच्छा, तो टोटल वर्क डन हमारा क्या होगा, टोटल वर्क डन होगा हमारा एरिया अंडर द कर्व ABCD। ये जो एरिया है, ये मैं शेड करके दे रहा हूँ येलो कलर से, ये मैं शेड करके दे रहा हूँ येलो कलर से। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, दिस एरिया ABCD, दिस एरिया ABCD इज कॉल्ड टोटल वर्क डन। यानी टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन इज द W is equals to area under the curve ABCD. Area under the curve ABCD is called total work done in PV diagram, ठीक है। टोटल वर्क डन इन PV diagram is area under the curve ABCD। यानी जो भी कर्व के अंदर टोटल वर्क डन होगा, जो भी कर्व के अंदर हमारा एरिया रहेगा, जितना भी एरिया हमारा कवर करेगा, उतना ही एरिया होगा हमारा टोटल वर्क डन, ठीक है। जो भी एरिया के अंदर, जो भी एरिया हमारा टोटल कवर करेगा, उसी एरिया को हम बोलेंगे टोटल वर्क डन इन थर्मोडायनामिकल प्रोसेस। तो टोटल वर्क डन का टोटल वर्क डन क्या है, एरिया अंडर द कर्व, कुछ भी हो, ABCD हो, PQRS हो, कुछ भी हो, एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड टोटल वर्क डन, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको भी हम ऐसे W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन थर्मोडायनामिकल वर्क डन क्या है, PdV। थर्मोडायनामिकल वर्क डन क्या है हमारा PdV, ये तो हम जानते हैं, थर्मोडायनामिकल वर्क डन PdV। अगर इसको इंटीग्रेट कर दे तो वॉल्यूम चेंजेस हो रहा है हमारा V1 से लेकर V2 तक, वॉल्यूम चेंजेस हो रहा है हमारा V1 से लेकर V2 तक, वॉल्यूम चेंजेस हो रहा है हमारा V1 से V2 तक। यानी W इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व ABCD अगर हम लिखे, और इसको हम ऐसे भी लिखे V1 to V2 इंटीग्रेशन V1 to V2 PdV, बात हमारा एक ही है, बात हमारा एक ही है। अगर W इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व ABCD अगर हम लिखे, या फिर इंटीग्रेशन PdV, ये तो हमारा वर्क डन चाहिए, थर्मोडायनामिकल वर्क डन हमारा क्या, थर्मोडायनामिकल वर्क डन है हमारा PdV। थर्मोडायनामिकल वर्क डन का अगर इंटीग्रेट कर दे, किसके ऊपर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम क्या चीज हो रहा है, वॉल्यूम चेंजेस हो रहा है V1 से लेकर V2 तक। तो V1 से लेकर V2 तक हमारा इंटीग्रेट कर दिया, तो इस एरिया अंडर द कर्व ABCD और एरिया अंडर द कर्व ABCD और इंटीग्रेशन PdV, वॉल्यूम चेंजेस हो रहा है V1 से V2, बात हमारा एक ही है, सेम ही है, ठीक है, ठीक है। W इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व ABCD, V1 से V2 PdV, बात हमारा एक ही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फटाफट उतार लो ये कॉपी पे, फटाफट खत्म कर लो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम करेंगे थर्मोडायनामिकल प्रोसेस, वेरियस थर्मोडायनामिकल प्रोसेस हम देखेंगे। थर्मोडायनामिकल प्रोसेस,
thermodynamical process, various thermodynamical process, various लगा देते हैं, various thermodynamical process. thermodynamical process हम धीरे धीरे अभी अभी देखेंगे. तो क्या क्या प्रोसेस है? फर्स्ट प्रोसेस है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, डायबिटिक प्रोसेस, डायबिटिक प्रोसेस, डायबिटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. एक साथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है. वेरियस थर्मोडायनामिकल प्रोसेस, मैंने कहा था थर्मोडायनामिकल प्रोसेस का हम धीरे धीरे आलोचना करेंगे. क्या क्या प्रोसेस है हमारा? आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, डायबिटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है. वेरियस थर्मोडायनामिकल प्रोसेस है. हर एक प्रोसेस से थर्मोडायनामिक्स का हम आलोचना करते हैं, थर्मोडायनामिक्स का हम एनालिसिस करते हैं. ठीक है. इन सब में हम ग्राफिकल पीवी डायग्राम भी यूज करेंगे. ठीक है. तो पहला है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा है हमारा आइसोबारिक प्रोसेस, तीसरा है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस, चौथा है हमारा डायबिटिक प्रोसेस, पांचवा है हमारा साइक्लिक प्रोसेस और छठा है हमारा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. फटाफट स्क्रीन को पॉज करके इन सारे प्रोसेस का नाम उतार लो, फिर धीरे धीरे हम इसका आलोचना भी करेंगे. फटाफट. ठीक है. चलो वन बाय वन हम आलोचना करते हैं. पहले हम आलोचना करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस से. पहले हम आलोचना करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है. हेडिंग डालो आइसोथर्मल प्रोसेस. हेडिंग डालो आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है. तो आइसोथर्मल प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस temperature becomes constant, undergoing compression और एक्सपांशन. ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं. ठीक है. आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस पे हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, यानी टेम्परेचर का कोई चेंजेस नहीं है. यानी वेरिएबल कौन कौन रह गया?
इधर प्रेशर रह गया और वॉल्यूम रह गया, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम रहेगा। तो इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट अंडरगोइंग कंप्रेशन और एक्सपांशन। अगर थर्मोडायनामिक, अगर आइसोथर्मल कंप्रेशन भी हो फिर भी हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, अगर आइसोथर्मल एक्सपांशन हो फिर भी हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। यानी टेम्परेचर का कोई चेंजेस नहीं होगा, टेम्परेचर का कोई वेरिएशन नहीं होगा। यानी वेरिएबल कौन रह गया हमारा, वेरिएबल रह गया हमारा सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अभी आइसोथर्मल प्रोसेस पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, तो वेरिएबल रह गया हमारा प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। अगर इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर हम देखें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला जानते हैं ms del T। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होगा फॉर आइसोथर्मल एक्सपांशन और कंप्रेशन के लिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कितना होगा Q डिवाइडेड बाय m इंटू डेल्टा T। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस T बिकम्स कांस्टेंट, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन डेल्टा T, डेल्टा तो हमारा डिफरेंशिएशन है, तो टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा आता है 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, डेल्टा मींस डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आता है हमारा 0। तो अगर डेल्टा T का वैल्यू अगर हमने 0 बिठा दिया तो समथिंग बाय 0 हो गया हमारा इन्फिनिटी। यानी इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, in case of isothermal process specific heat capacity becomes infinite, specific heat capacity becomes infinite, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन डेल्टा T हमारा 0 हो गया। 0 अगर हमने यहाँ पे बिठा दिया तो ये पार्ट हमारा पूरा 0 हो गया, यानी समथिंग बाई 0 यानी हो गया हमारा इन्फिनिटी। Q समथिंग यानी Q डिवाइडेड बाई 0 यानी हो गया हमारा इन्फिनिटी। यानी देखा जाए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, ठीक है। उतार लो एक कॉपी पे। उतार लिया, चलो। तो अभी हम देखेंगे वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन ड्यूरिंग isothermal process, work done during isothermal process। तो थर्मोडायनामिकल वर्क डन क्या है, वी नो दैट थर्मोडायनामिकल वर्क डन थर्मोडायनामिकल वर्क डन dW इज इक्वल टू PdV, ये तो हम जानते ही है, dW इज इक्वल टू PdV। तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW लिमिट फ्रॉम 0 टू W इंटीग्रेशन PdV। तो आइसोथर्मल प्रोसेस पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन
यहाँ पे वेरिएबल हमारा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम चेंजेस होगा। सपोज पकड़ लेते हैं V1 से लेकर V2 तक चेंज हो रहा है, ठीक है। V1 से लेकर V2 तक हमारा चेंज हो रहा है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन V1 टू V2 nRT बाई V इंटू dV फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मोल। हम जानते हैं PV इज इक्वल्स टू nRT, तो यहां से हमने P का वैल्यू निकाल लिया nRT बाई, तो यहाँ पे हमने P का वैल्यू nRT बाई V हमने बिठा दिया। तो अभी n नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी है कांस्टेंट, T टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये सारा पार्ट हम निकाल के बाहर लेके चले आएंगे। तो nRT हमारा कांस्टेंट बाहर लेके चले आगे, इंटीग्रेशन रह गया हमारा 1/v dv लिमिट फ्रॉम V1 टू V2, तो इज इक्वल्स टू हो गया हमारा nRT 1/v dv इंटीग्रेशन 1/x dx का फॉर्मूला है log ऑफ x टू द बेस e, इंटीग्रेशन 1/v dv का फॉर्मूला आएगा log ऑफ b टू द बेस e लिमिट फ्रॉम V1 से लेकर V2 तक, ठीक है। तो हो गया nRT log ऑफ V2 बाई V1 टू द बेस e, ये हो गया हमारा वर्क डन W। एक बात तुम लोग याद रखना, एक बात तुम लोग हमेशा याद रखना, लॉग का बेस यहाँ पे क्या है, लॉग का बेस है e यानी एक्सपोनेंट, लॉग का बेस है एक्सपोनेंट यानी e। लॉग बेस e से लॉग बेस 10 तक, देखो लोगारिथम दो तरह का है, तुम लोग मैथमेटिक्स में करोगे, मैथमेटिक्स में तुम लोग करोगे कि दो तरह का लोगारिथम है, एक है हमारा नेपियर्स लोगारिथम, एक है हमारा कॉमन लोगारिथम। तो नेपियर्स लोगारिथम पे हम बेस पकड़ते हैं e और कॉमन लोगारिथम पे हम बेस पकड़ते हैं 10। नेपियर्स लोगारिथम पे हम बेस पकड़ते हैं e और कॉमन लोगारिथम पे हम बेस पकड़ते हैं कॉमन लोगारिथम पे बेस पकड़ते हैं 10, ठीक है। तो यहाँ पे है e, तो नेपियर लोगारिथम से कॉमन लोगारिथम तक लेके जाने के लिए, यानी बेस e से लेकर बेस 10 तक लेके जाने के लिए हमने 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, यानी W इज इक्वल्स टू इस पार्ट को अगर हमने 2.303 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो बेस e है ये कन्वर्टेड होके बेस 10 पे चला जाएगा। n इसको हमने 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, nRT log, अभी बेस e नहीं रहेगा, अभी बेस हो जाएगा हमारा 10, बेस 10 V2 बाई V1, ठीक है। दिस इज द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। बेस e, लॉग का बेस e यानी नेपियर लोगारिथम, लॉग का बेस 10 यानी कॉमन लोगारिथम, बेस e से लेकर बेस 10 तक कन्वर्ट करने के लिए हमको 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हमने 2.303 से, एक फॉर्मूला है, 2.303 से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो लॉग बेस e से लेकर बेस 10 तक कन्वर्ट हो जाएगा। और बेस e में रखकर हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, हमको बेस 10 पे कन्वर्ट करना ही होगा। और कन्वर्शन का फॉर्मूला है, हमको जस्ट मल्टीप्लाई करना होगा 2.303 से, ठीक है। उतार लो ये कॉपी पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन पे हम थर्मोडायनामिक्स का और भी बाकी सारे जो हमारा प्रोसेस रह गए हैं वो सारे प्रोसेस हम धीरे धीरे आलोचना करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ाई भी करते रहना और स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।